हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टीएलसी क्रोमेटोग्राफी। टीएलसी की फुल फॉर्म होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखो भाई साहब, जब कभी भी आपको क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं तो वहां पर आपको दो ही टाइप के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इस टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके बेसिक भी देखेंगे जो कि आपको नहीं बताए जाते, एंड इसके एडवांस फैक्टर की भी बात करेंगे जो आपको नहीं बताई जाती। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास थोड़ी लेंथी जाएगी क्योंकि मैं इसमें काफी कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अपने कॉलेज टाइम में नहीं बताई जाती लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। ये क्रोमेटोग्राफी की आपकी क्लास नंबर 4 या 5 होगी, जिसमें मैं आपको पहले ही क्रोमेटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। ठीक है ना? बट अगर नहीं देखी भी क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखो भाई साहब, यहाँ पर एक शब्द है क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक्स है जहां पर किसी मिक्सचर में से, याद रख लेना हमारे पास कोई मिक्सचर है, इस मिक्सचर में से हम अपने डिजायर, जो इसके अंदर डिजायर हमारा सैंपल है, उस डिजायर सैंपल को सेपरेट कर सकते हैं, उस डिजायर सैंपल को सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं, जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है ये एक ऐसी टेक्निक्स है जहां पर हम सेपरेशन प्रोसेस करते हैं, जहां पर हम आपका सेपरेशन यानी कि पृथक्करण का यूज करते हैं। किसी मिक्सचर में से हमने एक अपना डिजायर्ड सैंपल को आइसोलेट कर लिया, हमने सेपरेट कर लिया, वो कहलाता है आपका क्रोमेटोग्राफी। आई बात समझ में? अब दूसरी बात, यहाँ पर शब्द आया थिन लेयर। तो ये थिन लेयर का क्या मतलब होता है? तो देखो भाई साहब, मैंने आपको बता रखा है कि जो आपकी क्रोमेटोग्राफी होती है, क्रोमेटोग्राफी में चाहे कोई सी भी क्रोमेटोग्राफी हो एक्स वाई जेड, उसमें आपको दो फेज पाई जाएंगी। एक होती है आपकी एसपी यानी कि स्टेशनरी फेज, दूसरी होती है आपकी मोबाइल फेज यानी कि एमपी। ठीक है ना? जो आपकी स्टेशनरी फेज होती है, ये आपकी जो है एक जगह पर प्रेजेंट होती है। मान लो ये आपको जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जहां पर आप अपने सैंपल को लोड करते हो, यानी कि यहाँ पर आप अपने सैंपल की लोडिंग करते हो, हमेशा बात याद रख लेना। और जो आपका सैंपल होता है, इस सैंपल में मान लो आपका कोई सैंपल है, इस सैंपल में आपका जो है वो पोलर सब्सटेंस भी है एंड नॉन पोलर सब्सटेंस भी है। ठीक है ना? बट आपको क्या है कि आपको डिजायर है पोलर सब्सटेंस की, आपको डिजायर है पोलर सब्सटेंस की। तो यहाँ पर क्या होगा, सैंपल के अकॉर्डिंग ही जिस भी कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो है स्टेशनरी फेज को रेडी करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपकी एक स्टेशनरी फेज है, ये मैंने आपकी एक स्टेशनरी फेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक पोलर कंपोनेंट आपका ऐड करूंगा, पोलर कंपोनेंट यहाँ पर एक मैं आपका ऐड करूंगा। पोलर कंपोनेंट की मैं लिस्ट आपको पहले ही दे चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपका सिलिका जेल ले लेता हूँ। जो आपका सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल एक पोलर कंपोनेंट है जिसपे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? ये आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपका एक सैंपल है, आपके पास कोई सैंपल होगा। इस सैंपल में आपका जो है नॉन पोलर भी होंगे एंड पोलर सब्सटेंस भी होंगे। अब इस पोलर में भी क्या होगा कि कोई हाईली पोलर होगा, कोई आपका हाईली पोलर होगा, कोई आपका लो पोलर होगा, बिल्कुल लो पोलर होगा, एंड कोई आपका मिनिमम पोलर होगा, यानी कि कोई आपका मीडियम पोलर होगा। ठीक है ना? यानी कि इस पोलर में भी आपको काफी सारे टाइप के जो है अपने सैंपल मिलने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमको नीड है पोलर की, यहाँ पर हमको नीड है अभी पोलर की। हमें ये नहीं देखना कि कौन आपका हाई पोलर है, कौन आपका नॉन पोलर है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि जो हमारी स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज को हम अपनी पोलर रखेंगे, स्टेशनरी फेज को हम अपनी पोलर रखेंगे। चूंकि यहाँ पर क्या होगा, लाइक्स डिजोल्व लाइक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि जो जैसा वो वैसे में मिल जाएगा। यानी कि पानी अपने अंदर पानी को मिला सकता है, लेकिन अगर आप पानी के अंदर ऑयल मिलाने की कोशिश करोगे तो पानी के अंदर ऑयल नहीं मिल सकता, क्योंकि जो ऑयल होता है वो आपका नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि जो आपका वाटर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड आपका जो है पोलर नेचर का होता है। इसलिए लाइक्स डिजोल्व लाइक्स की कहानी यहाँ पर चली आती है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपका थोड़ा बहुत? तो यहाँ पर हमने जो है आपका जो भी हमको डिजायर सैंपल की रिक्वायरमेंट थी, उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी एसपी यानी कि स्टेशनरी फेज को तैयार करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, बारी आती है आपकी एमपी की। एमपी मतलब मोबाइल फेज।
ये मोबाइल फेज क्या होगी, हमेशा याद रख लेना। अगर स्टेशनरी फेज आपकी पोलर है तो मोबाइल फेज आपकी नॉन पोलर होगी, मोबाइल फेज आपकी नॉन पोलर होगी। और एक्चुअल में ये क्या काम करेगी, जो भी सैंपल के अंदर नॉन पोलर सब्सटेंस है उनको जो है सबसे पहले मतलब सबसे पहले अपने साथ साथ बहाते हुए लेके चले जाएगी। यानी कि मान लो, अगर मैंने आपकी एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, मान लो यहाँ पर मैंने कोई अपना जो है एक आपकी स्टेशनरी फेज बनाई, ये आपकी स्टेशनरी फेज है। इस स्टेशनरी फेज में अपना सैंपल डाला। अब इस स्टेशनरी फेज में जो मेरा सैंपल था उसमें आपके पोलर भी थे, नॉन पोलर भी थे, उसमें आपके पोलर भी थे एंड आपके नॉन पोलर भी थे। अब इसके बाद क्या काम किया गाइज, मैंने यहाँ पर आपका जो है मोबाइल फेज को अप्लाई किया। मैंने यहाँ पर आपका मोबाइल को अप्लाई किया। मोबाइल आपका एक सोलवेंट हो सकता है कोई सा भी। तो इस सोलवेंट के साथ जो आपके नॉन पोलर थे, यानी कि जो आपके नॉन पोलर है, ये वाले आपके जो नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर आपके जो है वो आपके मोबाइल फेज के साथ इल्यूट आउट हो जाएंगे, यानी कि सबसे पहले वे निकल जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर जो आपके पोलर, यहाँ पर जो इंट्रैक्शन हो रहा है ना, जो बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पर एक्चुअल में एडजॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो ये जो स्टेशनरी फेज है, यहाँ पर हम एडजोर्बेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एडजोर्बेंट का यूज करते हैं, जो कि क्या काम, जैसा आपका चुंबक आयरन होता है ना, सेम उसी प्रकार से, जो कि आपका जैसे चुंबक से आयरन चिपक जाता है आपका, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी होने वाला है। ठीक है ना। तो बस उसी चीज को हम समझेंगे कि किस प्रकार से आपका होता है, कैसा काम करता है, वही सारी चीजें हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि इसका नाम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा। तो भाई साहब, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो पड़ा, जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है, इस स्टेशनरी फेज में हम यूज करते हैं आपकी जो लेयर होती है ना, यानी कि जो आपकी जो स्टेशनरी फेज होती है, स्टेशनरी फेज को हम किस पर बनाते हैं, या तो आपकी ग्लास स्लाइड हो, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक स्लाइड भी बोलते हैं, तो या तो आपकी ग्लास स्लाइड हो, या फिर आपका जो है प्लास्टिक की स्लाइड हो, या फिर आपकी एल्यूमिनियम की स्लाइड हो। तो ये आपकी स्लाइड होती है। एंड मान लो ये आपकी कोई स्लाइड है, इस स्लाइड पे हम क्या काम करते हैं, हम ये आपका एक पोलर सब्सटेंस लेते हैं, आपका जो है पोलर सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि सिलिका जेल, जैसे कि आपका सिलिका जेल। इस सिलिका के पास आपका OH होता है। ये सिलिका जेल आपका एज ए एब्जॉर्बेंट काम करता है। किस तरीके से काम करेगा, एज ए एब्जॉर्बेंट यहाँ पर ये काम करने वाला है, इस बात को आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर सिलिका जेल ले लिया, सिलिका जेल के सबसे पहले हमने एक पेस्ट बना लिया, ठीक है ना, आपका एक पेस्ट बना लिया। फिर पेस्ट बनाने के बाद हम यहाँ पर इस प्लेट में, मान लो ये हमने ग्लास प्लेट ली, ठीक है ना, ये हमने आपकी ग्लास स्लाइड ली। इस ग्लास स्लाइड पे हम जो है इस प्रकार से इसको स्प्रेड कर देंगे, इस प्रकार से स्प्रेड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा सिलिका जेल है वो पूरी की पूरी जो ग्लास स्लाइड है उस पे आपका जो है आकर के एक प्रकार से बिछ जाएगा। ठीक है ना, जैसा आपकी चादर होती है ना, चादर आप कहीं पर बिछा दो तो वो आपका बिछ जाएगा। मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा गाइज। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने एक पेस्ट बना लिया, ये आपका सिलिका जेल का पेस्ट है। इस सिलिका जेल के पेस्ट को हम अपनी स्लाइड पर रखेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, ये जो आपकी स्लाइड है, जो आपकी स्लाइड है, स्लाइड हमारी सबसे पहले तो आपकी स्टाइल होनी चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहली बात, हमारी स्लाइड स्टाइल होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की डस्ट, किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन, किसी भी प्रकार का आपका जो है डस्ट आपका यहाँ पर ना आए। ठीक है ना। तो एक तो हमारा जो स्लाइड है वो स्टाइल होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारी स्लाइड है वो हमारी ड्राई होनी चाहिए, स्लाइड हमारी ड्राई होनी चाहिए, हमेशा आप याद रख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है ये दो चीज हम अपनी स्लाइड पर ध्यान देनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या है कि जो सिलिका है, सिलिका जेल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर आपका जो है अप्लाई कर दिया इन्होंने। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखो आप इस प्रकार से आपका कुछ मिलेगा। तो अगर आप ऐसे ही इसको छोड़ दोगे, अगर आप ऐसे इसको छोड़ दोगे तो ये आपके लिए बेटर स्लाइड नहीं है। आपको जो है इस जो आपने सिलिका जेल है इसको यूनिफॉर्मली सारी की सारी, यानी कि ऑल स्लाइड पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना है, बिछा देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका सिलिका जेल है यहाँ पर एक थिन लेयर बन जाती है, यानी कि स्लाइड के ऊपर आपकी एक थिन लेयर बनी है जो कि सिलिका जेल की है। यहाँ पर अगर सिलिका जेल ना हो आप दूसरी चीज भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिलिका जेल की आपको स्लाइड बनानी है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जो है स्लाइड बना ली। अब ये जो यहाँ पर आपने स्लाइड बनाई है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की बबल का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की बबल का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये आपकी ड्राई हो जाएगी, अब इसको ड्राई कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको एयर की कांटेक्ट में छोड़ा जाता है 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसको उठाते हैं एंड ओवन में रख देते हैं, ठीक है ना। ओवन में रख देते हैं जहां पर आपकी पेस्ट्री बनती है ना, सॉरी पेस्ट्री नहीं, पेटीज वगैरह, जब आप जाते हो दुकान पे खाने के लिए तो पेटीज वगैरह रहती है, उसको गर्म करने के लिए आपका ओवन रखा रहता है दुकान पर, तो वही ओवन होता है। लैब में ये ओवन थोड़ा जरा अलग टाइप का होता है, जहां पर आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा तक पहुंचा दिया जाता है, तो हम उसी ओवन में इसको रखेंगे। ओवन में रखने के बाद ये आपकी सूख जाती है, आपकी जो है ड्राई हो जाती है। जब आपकी ड्राई हो जाती है तो आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि भाई साहब इसमें आपकी ब्रेक ना आए, यानी कि ये जो है आपकी फट ना जाए कि आपकी ज्यादा ही फट रही है, ठीक है ना, इधर उधर जा रही है। तो ऐसा नहीं, केवल जैसे आपको चमक रही है ना, इसी प्रकार से आपको जो है चमकनी चाहिए ओवन के बाद भी, ठीक है ना। तो आपको जो है ये थिन लेयर, हमने यहाँ पर क्या काम किया है, एक थिन लेयर स्प्रेड कर दी है सिलिका जेल की, तो इसलिए इसको बोला गया है टीएलसी क्रोमेटोग्राफी, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आई बात समझ में। अब आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का मतलब समझ चुके हो कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक्स यूज्ड टू आइसोलेट नॉन वोलेटाइल मिक्सचर। अब ये नॉन वोलेटाइल मिक्सचर क्या होता है गाइज, नॉन वोलेटाइल मिक्सचर उसको बोलते हैं जो कि आपका वोलेटाइज ना हो, यानी कि जो कि आपका, यानी कि जैसा आपने रखा रूम टेम्परेचर पे, वो आपका वेपराइज ना हो, आपका भाप के तरह उड़ ना जाए, ठीक है ना। ऐसे जो आपके भाप की तरह नहीं उड़ते एंड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपके जो है कंसंट्रेशन उनकी एक समान बनी रहती है, उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मिक्सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज हम इस नॉन वोलेटाइल मिक्सचर को आइसोलेट करने के लिए ही यूज करते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर आपका जो है एक मिक्सचर है, इसमें 20 टाइप्स के कंपाउंड्स है, इसमें 20 टाइप्स के आपके कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 20 टाइप्स के कंपाउंड को सबसे पहले सेपरेट किया जाएगा, सबसे पहले इन 20 टाइप्स के कंपाउंड्स को सेपरेट कर लिया जाएगा। सेपरेट्स करने के बाद फिर इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे मतलब इसको हम जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी कि 20 टाइप्स के जो कंपाउंड्स है उनको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि एक प्रकार से हम सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसके थ्रू हम आपके नॉन आइसोलेटेड या फिर सॉरी नॉन वोलेटाइल मिक्सचर को आइसोलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, एरोमेटिक, एलिफेटिक, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, उनको आप जो है सेपरेट कर सकते हो, एसिडिक नेचर के हो या फिर बेसिक नेचर के हो, इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। आपके और क्या क्या होते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स होते हैं या फिर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह रखते हैं, वे आपके इसी में आते हैं। तो आप उन सबको भी क्या काम कर सकते हो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप अपना सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात इतनी समझ में, बहुत सही। देखो, द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्ट ऑन ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। यहाँ पर क्या होता है, जो हम यहाँ पर ग्लास स्लाइड, यानी कि जो हम ग्लास स्लाइड का यूज कर रहे हैं, या तो ये आपकी ग्लास की बनी हुई हो सकती है, या फिर एल्यूमिनियम की बनी हुई हो सकती है, या फिर आपकी प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती है, ठीक है ना, विच इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ एडजोर्बेंट। जहां पर हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास स्लाइड है, अब इस पे हम आपका एडजोर्बेंट का यूज करेंगे जो कि एक थिन लेयर में होगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आपकी स्लाइड इतनी सी है और आप उसमें जो है थिक लेयर भर रहे हो, थिक लेयर नहीं भरना आपको, थिन लेयर, प्रॉपरली थिन लेयर भरनी है, ठीक है ना। वो आपकी एमएम में होनी चाहिए, याद रख लेना, जो थिन लेयर है वो आपकी एमएम में होनी चाहिए, 2 से 3 एमएम में आपकी होनी चाहिए स्पेशली, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम जो है आपकी एक थिन लेयर बना लेते हैं, या तो ये स्लाइड पे, ये स्लाइड आपकी प्लास्टिक की हो, ग्लास की हो, एल्यूमिनियम की हो। एंड यहाँ पर जो यहाँ पर जो आपका एडजोर्बेंट है, ये एडजोर्बेंट आपका क्या क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, या फिर आपका सिलिका जेल हो सकता है। सिलिका जेल एक प्रकार का आपका पोलर है, ठीक है ना, एक प्रकार का पोलर है, और सबसे पहले ये आपकी सिलिका जेल पे ही परफॉर्म किया गया था, ठीक है। सबसे पहले जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो आपकी सिलिका जेल पे ही परफॉर्म किया जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो आपकी पोलर बेस पर काम करती है, ठीक है ना, यानी कि जो पोलर सब्सटेंस है उनको आपका सेपरेट कर देती है।
यानी कि पोलरिटी पे काम कर रही है, यानी कि जो आपके नॉन पोलर है उनको अलग कर देगी एंड जो पोलर है उनको आपका अलग कर देगी। इतनी बात समझ में आई? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहला काम इसका यही आता है कि आपको टीएलसी प्लेट का फॉर्मेशन करना है, यानी कि आपको अपने टीएलसी प्लेट बना करके रखनी है, ठीक है ना। तो मैंने हालांकि आपको बताया भी कि टीएलसी प्लेट आपकी कैसी बनेगी, यानी कि टीएलसी प्लेट आर यूजुअली कमर्शियल अवेलेबल विद द स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज रेंज टू इम्प्रूव रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी कि होता क्या है कि ये आपकी मार्केट में भी अवेलेबल होती है, लेकिन जो मोस्टली मार्केट में अवेलेबल होती है वो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल पे होती है, ठीक है ना। जो प्लेट होती है, थिन लेयर प्लेट होती है, वो आपकी एल्यूमिनियम पे ही आपकी जो है बनी हुई आती है। उसके पीछे का रीजन भी है कि भाई साहब आपकी टूट फूट ना हो, ठीक है ना। और भी काफी सारे रीजन होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको एल्यूमिनियम पे जो है एक थिन लेयर बना करके दे दिया जाता है एंड उस पे आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एडजोर्वेंट रहता है, ठीक है ना। अगर वो चीज हमको नहीं करना तो फिर हम अपने लैब में भी तैयार कर सकते हैं। आपको मैंने तैयार करनी बता दी है प्लेट कि आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हो। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एडजोर्वेंट सच एज सिलिका जेल विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इनट बाइंडर लाइक कैल्शियम सल्फेट, यानी कि जिसको जिप्सम बोल देते हैं, एंड वाटर, ठीक है ना। जो आपका एडजोर्वेंट होता है, एडजोर्वेंट को बड़े ही ध्यान पूर्वक बनाया जाता है। देखो भाई साहब, सिलिका जेल क्या होता है कि सिलिका जेल में आप एक इनट सब्सटेंस मिला रहे हो, इनट बाइंडर आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, जिसको बोलते हैं हम जिप्सम। आपका जो सीमेंट होता है, सीमेंट में भी आपका जिप्सम होता है, ठीक है ना। एंड वाटर से हम जो है, आपको भी पता है कि भाई साहब वाटर तो हमको डालना पड़ेगा अगर कोई किसी चीज का पेस्ट बना रहे हैं तो। दिस मिक्सचर इज स्प्रेड एज ए थिक स्लरी ऑन ऑन अन अनरिएक्टिव कैरियर शीट, यानी कि यहाँ पर जो आप ग्लास स्लाइड का यूज कर रहे हो, याद रखना पड़ेगा वो आपकी अनरिएक्टिव कैरियर शीट की तरह काम करे। यूजली ग्लास, थिक एल्यूमिनियम फॉइल और प्लास्टिक, जो कि आपकी या तो ग्लास की बनी हुई हो, या फिर आपकी एल्यूमिनियम की बनी हुई हो, या फिर आपकी प्लास्टिक की बनी हुई हो। The resultant plates is dried and activated by the heating in an oven for 30 minutes at 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर आपको 30 मिनट के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। द थिकनेस ऑफ द एडजोर्वेंट लेयर इज टिपिकली अराउंड 0.1 टू 0.25 mm, यानी कि मिलीमीटर फॉर एनालिटिकल पर्पज, अराउंड 0.5 टू 2.0 mm फॉर प्रिपरेटिव टीएलसी। यहाँ पर जो आप थिकनेस का यूज करोगे, इसको आप 0.1, इसको आप ना पॉइंट यहाँ से हटाओ, पॉइंट उड़ाओ, इसको आप 2 से 3 mm जो है इसकी थिकनेस कर सकते हो। इतनी बात याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, अदर एडजोर्वेंट कोटिंग इंक्लूड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सेलुलोज। मतलब हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने एडजोर्वेंट को जो है रेडी करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है कि थिन लेयर ऑफ सम इनर्ट मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम, सिलिका जेल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर काफी सारे आपके कंपाउंड दिए गए हैं, इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन ए ग्लास प्लेट आइदर मैन्युअली और मैकेनिकली एंड द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि हम जो है सबसे पहले यूनिफॉर्मली आपका जो है एक गिलास पे आपका जो हमने सिलिका जेल लिया है, एडजोर्बेंट लिया है, उसको आपका स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो आपका थिन होना चाहिए, वो आपका थिन होना चाहिए। उसके बाद ही हम आपके सैंपल वगैरह वहां पर अप्लाई करते हैं। यानी कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेट विद द सुटेबल मोबाइल फेज कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर गेट सेपरेट एज स्पॉट एट डिफरेंट प्लेस ऑन ऑन द प्लेट, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, चलो आओ वो सीखते हैं एंड किस प्रकार से ये हम परफॉर्म करते हैं। अब उसकी बारी आ जाती है। मैंने आपको प्लेट बतानी मतलब प्लेट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। मेन काम आपका प्लेट बनाने का ही होता है, यानी कि टीएलसी प्लेट बनाने का। अगर आपके पास ये आ गई तो समझ लो आपके पास सब कुछ आ गया। अब आपका नॉर्मल से आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर मान लो आपने अपनी जो है एडजोर्बेंट की प्लेट बना करके तैयार कर ली, प्लेट बना करके तैयार कर लिया है। आपके पास जो है भाई साहब एक सैंपल है, ठीक है ना, आपके पास एक मिक्सचर ऑफ सैंपल है। अब इसके बाद क्या है कि आपके पास एक बीकर भी है, एक बीकर भी है। इस बीकर में आपका ऑर्गेनिक सोलवेंट रखा हुआ है, ऑर्गेनिक सोलवेंट यहाँ पर आपका रखा हुआ है। ये ऑर्गेनिक सोलवेंट भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, याद रख लेना। एंड अलग अलग सैंपल के लिए ये आपका अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप यहाँ से एक बीकर उठाओगे,
बीकर आपने उठाया, ये बीकर आपने उठा लिया। इस बीकर में आप अपना जो है सैंपल, जो आपका सोलवेंट है, सॉरी सैंपल कह रहा हूँ, जो आपका सोलवेंट है वो सोलवेंट फिल करके रख दोगे, वो सोलवेंट फिल करके रख दोगे। एंड इसको किसी चीज से आपको ढक के रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर आपने ये ढक करके इसको रख दिया। इसको रखते हो आप 20 मिनट के लिए। क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ के जो आपका जो ये फ्लास्क है, इसके सॉरी जो बीकर है, इसके अंदर का सारा एनवायरनमेंट आपका जो है सैचुरेट हो जाए, ठीक है ना, सारा का सारा एनवायरनमेंट सैचुरेट हो जाए। उसके लिए आप जो है यहाँ पर लिड लगा करके 20 मिनट के लिए रख रहे हो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप क्या काम करोगे कि आपके जो स्लाइड है, यानी कि थिन लेयर है, जो प्लेट है, यहाँ पर ये आपकी मान लो एक प्लेट है। अब इस प्लेट पर आप क्या काम करोगे, इस प्लेट पर जो कच्ची पेंसिल होती है, उस कच्ची पेंसिल से आप एक लाइन बनाओगे, आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करोगे। ये लाइन क्यों बनाई जाती है? तो भाई साहब ये लाइन आपकी इसलिए बनाई जाती है ताकि हम अपना सैंपल जो है, अपना जो सैंपल है, सैंपल को अब हम यहाँ पर ही लोड करेंगे, इस लाइन पर ही हमको लोड करना होता है। ये सैंपल आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक ना। तो आपकी जितनी बड़ी प्लेट उतने आपके सैंपल हो सकते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हमने बस लाइन खींची एंड सैंपल बना दिया। एक्चुअली हमको इस लाइन पर पिट करना पड़ता है, गड्ढा करना पड़ता है, ठीक है ना। इस लाइन पर सबसे पहले हम गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के बाद जो हमारा सैंपल होता है, सैंपल को लोड करते हैं, सैंपल को लोड करते हैं, ठीक है ना। एंड इस अब ये हमारे पास क्या है कि जो प्लेट है, इसको प्लेट को उठा करके, इसको प्लेट को उठा करके हम अपने बीकर में रख देते हैं। एंड जब हम इस बीकर में रख देते हैं तो आपको नजारा कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये आपका क्या है, ये आपके जो है, ये आपका जो है बीकर है। एंड इस बीकर में याद रखो, इस बीकर में ये जो हमने तैयार किया ना, इसको बोलेंगे हम मोबाइल फेज, इसको बोलेंगे गाइज हम आपका मोबाइल फेज, क्योंकि इसमें आपका सोलवेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना, और यही आपका रनिंग करेगा, ठीक है। और जहां पर हमने आपका सैंपल को अप्लाई किया है, सैंपल को लोड किया है, इसको बोलेंगे हम आपका स्टेशनरी फेज। क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पर मोबाइल फेज आपका सोलवेंट हो जाएगा, एंड जो स्टेशनरी फेज है वो आपकी स्लाइड हो जाएगी, प्लेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इस प्लेट को यहाँ से उठाएंगे, एंड उठाने के बाद इस प्लेट को हम आपका यहाँ पर यानी कि आपके बीकर में जो है डिप कर देंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने ये आपकी बीकर में डिप कर दी। और जो हमारी एक बात याद रख लेना, ये जो आपकी लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन हमेशा आपकी सॉल्वेंट से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि मोबाइल फेज आप जो यूज कर रहे हो, इससे आपकी ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर हमारी ये लाइन है, यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली 2 सैंपल रखे हैं, 2 सैंपल रखे हैं, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो नीचे आपका सॉल्वेंट रखा हुआ है, नीचे जो आपका मोबाइल फेज का सॉल्वेंट रखा हुआ है गाइज, ये आपका कैपिलरी एक्शन, बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन के थ्रू इस सिलिका जेल प्लेट जो बनाई है, यहाँ से आपका ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। ये कैसे चढ़ रहा है? कैपिलरी के थ्रू, कैपिलरी मोशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई साहब, यहाँ पर ऐसा समझो, जो पेड़ होता है ना, पेड़ों की जड़ों में से पानी ऊपर जाता है पत्तियों तक, तो वो कैसे जा रहा है? तो वाटर की एक और खासियत आती है, जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन की एक और खासियत आती है, यानी कि स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वाटर की एक और खासियत ये है कि भाई साहब ये अपने हायर अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ बढ़ता है, यानी कि जहां पर इसको वाटर की कमी दिखेगी, वो अब वहां तक की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा। क्योंकि ऊपर क्या है कि ऊपर आपकी कैपिलरी तो बनी हुई है, यानी कि इस प्रकार से कैपिलरी तो बनी हुई है सिलिका जेल में, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, पानी नहीं है, पानी की कमी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट आपका ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, तो जो आपके सैंपल में, याद रख लेना, जो आपके सैंपल में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, वो आपकी आगे बढ़ेंगी, वो आपकी आगे बढ़ेंगी। एंड यहाँ पर मैं आपको एक मजेदार बात बता देता हूँ। मान लो ये मैंने यहाँ पर आपकी थिन लेयर प्लेट बनाई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका सैंपल रखा हुआ था, एंड ये आपकी भीगी हुई है किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है ना, किसी भी सॉल्वेंट में,
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मैंने 2 सैंपल लिए थे, 2 सैंपल मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ। एक सैंपल ये रहा, दूसरा सैंपल ये रहा। तो जैसे जैसे मिक्सचर आपका ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका जो है ये सैंपल भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो भाई साहब, जो अगर यहाँ पर जो हमने ये सैंपल अप्लाई किया ना, इस सैंपल में आपके पोलर सब्सटेंस भी है, नॉन पोलर सब्सटेंस भी है। तो जो नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे वे आपका सबसे आगे आगे भागेंगे, यानी कि ये आपको जो मिलेंगे ये आपके नॉन पोलर सब्सटेंस है। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि जो आपका सिलिका जेल के ऊपर हमने यानी कि जो एज ए एडजॉर्बेंट का यूज किया था, उस एडजॉर्बेंट से ये आपका जो है कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, आपके जो है अडेयर ही नहीं हो रहा है। इसलिए इनकी जो मूवमेंट होगी सबसे आगे इनकी मूवमेंट होने वाली है। ठीक है ना। यानी कि जो आपके सबसे आगे मिलेंगे, यहाँ पर सबसे आगे मिलेंगे, वे आपके कैसे होने वाले हैं? नॉन पोलर होने वाले हैं। ये आपके नॉन पोलर रहेंगे। बट जो आपके पोलर होंगे, जो आपके पोलर होंगे, मान लो यहाँ पर ये आपके पोलर कुछ सैंपल हैं, ठीक है ना। ये आपके नेचर में कैसे होने वाले हैं? ये आपके जो है पोलर होने वाले हैं। पोलर क्यों बोला? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके अट्रैक्शन होगा। जो हमने ये वाली स्लाइड है ना, ये वाली जो प्लेट है, यहाँ पर हमने सिलिका जेल का यूज कर रखा है। इस सिलिका जेल में जो सिलिका जेल का OH ग्रुप है वो इस पोलर के साथ जो है रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन आपका कर रहा है, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट कम हो रहा है। यानी कि पोलर नेचर की वजह से जो आपका सैंपल है, जो डिजायर्ड सैंपल है, उसका मूवमेंट कम हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि सबसे आगे जो आपको मिल रहा है, सबसे आगे जो आपको यहाँ पर कलर के बेस पे हो सकता है कि आपको डिफरेंट कलर मिल जाए, या फिर कभी कभी कलर नहीं मिलता, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। मान लो यहाँ पर आपको कलर मिल रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या काम हुआ कि आपको भाई साहब रेड कलर मिल गया। ठीक है ना, ये 2 बैंड आपको रेड के मिल गए। अब इसके बाद क्या हुआ, नीचे आपको जो है ये मैंने यहाँ पर ब्लू मिल गया, आपको ब्लू मिल गया। बीच में आपको मैं यहाँ पर एक कलर और डाल देता हूँ आपकी सुविधा के लिए कि आपको जो है ग्रीन कलर मिल गया। यहाँ पर 3 कलर आपको सेपरेट हुए मिल गए। तो इनको क्या काम करेंगे, अब इनको हमको अब हमको कलर के बेस पर तो पता चल गया कि भाई साहब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमारे। ठीक है ना। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे कंपोनेंट हो सकते हैं। हमने एक सैंपल में से 3 कंपोनेंट को अलग कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका सही से पता लगाने के लिए कि कौन कितने अमाउंट में पोलर है, कौन कितने अमाउंट में पोलर नहीं है, तो उसके लिए क्या काम करते हैं, हम एक रिटेंशन फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है ना। रिटेंशन फैक्टर या फिर इसको रिटार्डनेस भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये हम कैसे निकालते हैं? तो भाई साहब सबसे पहले क्या काम करते हैं कि भाई साहब जो आपका देखो जो सोलवेंट है ना, यहाँ पर मैं दूसरा ही पेन ले लेता हूँ, मान लो मैंने ये वाला पेन ले लिया। जो सोलवेंट है, सोलवेंट क्या होगा, सोलवेंट आपका सबसे ऊपर तक जाएगा। यानी कि जो सोलवेंट है, सोलवेंट आपका सबसे ज्यादा ऊपर तक आपका चढ़ने वाला है। ठीक है ना। लेकिन जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट बहुत ही कम मात्रा में आपका ट्रेवल करेगा। अकॉर्डिंग योर सैंपल, अकॉर्डिंग योर स्टेशनरी फेज, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो यहाँ से क्या काम करेगा, आपका ट्रैवल करेगा। यानी कि जो हमारा ये सोल्यूट है, आपको पता होगा जो आपका यानी कि एक सैंपल है, सैंपल में मान लो मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये आपका कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में एक होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है आपका सोल्यूट। जो सॉल्वेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि वो आपका जो है घोलने वाला होता है, एंड जो घुलता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। तो यहाँ पर जो ये आपको मिल रहे हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कलर मिल रहे हैं, इनको मैं बोल रहा हूँ सोल्यूट। इनको क्या बोल रहा हूँ, सोल्यूट बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो सोलवेंट है, वो सोलवेंट आपका आगे आगे भाग रहा है एज ए मोबाइल फेज। ठीक है ना, एज ए मोबाइल फेज। तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैं रखूंगा आपका सोल्यूट, सबसे ऊपर मैं रखूंगा सोल्यूट, एंड नीचे रखूंगा मैं आपका सोलवेंट। ठीक है ना। यानी कि मूवमेंट बाय द सोल्यूट एंड मूवमेंट बाय द सोलवेंट, सोलवेंट। ठीक है ना। एंड याद रख लेना, जो इसकी हमेशा वैल्यू आती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में आती है। इसकी वैल्यू कभी भी आपकी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब मोबाइल फेज आपका केवल यहां तक गया लेकिन जो आपका सोल्यूट है वो ऊपर चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। मोबाइल फेज आपका हमेशा ज्यादा होगा, मोबाइल फेज हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगी। एंड इन इसी बेस पर इन वैल्यू को रिफरेंस, यानी कि इनका जो है हम रिफरेंस देखते हैं, एंड हम बता देते हैं कि भाई साहब कौन सा आपका सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है ना। आपका अलग अलग रेफरेंस होता है, मतलब आपके कंपोनेंट है उनके अलग अलग आरएफ वैल्यू होती है जो कि हम आपका कैलकुलेट करते हैं।
यानी कि मूवमेंट बाय द सोल्यूट सबसे ऊपर है एंड मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट सबसे नीचे है। तो यहां से आप अपना आरएफ निकाल सकते हो, यहां से आप अपना आरएफ निकाल सकते हो। आई बात समझ में? जो यहाँ पर सोल्यूट मूवमेंट करेगा, याद रख लेना, जो सोल्यूट मूवमेंट करेगा सबसे नीचे, यानी कि सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, ये आपको पोलर नेचर का मिल रहा है, ये आपको पोलर नेचर का है, ये आपका नॉन पोलर नेचर का है, ठीक है ना। यानी कि जो सबसे आगे भाग रहा है वो आपका नॉन पोलर है एंड ये आपका पोलर है। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे होती है, आपको पता है ये आपकी मोबाइल फेज की है, यानी कि सॉल्वेंट की है। इसके साथ साथ जो आपको सबसे पहली पीक मिलेगी वो यहाँ पर आपको नॉन पोलर मिलेगी। वो कौन सी मिलेगी? नॉन पोलर मिलेगी। लेकिन जो दूसरी पीक आएगी वो आपको जो है सोल्यूट की मिलने वाली है, वो आपको सोल्यूट की मिलने वाली है, ठीक है ना। ये आपको बाद में जो है सोल्यूट की पीक मिलेगी, कितने सैंपल है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पीक मिलेगी। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। एंड मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था गाइज पहले भी, कि भाई साहब हमको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है भाई साहब वो सबसे लेट आता है, वो आपका सबसे लेट आता है। मान लो हमें किसी वीआईपी की मतलब हमारे कोई वीआईपी आ रहा है, कोई वीआईपी आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, वहां पर पंडाल वगैरह लगेगा, कर्मचारी आएंगे जो उसको देखने वाले हैं उस वीआईपी को, भी आएंगे, और सबसे लास्ट में आता है वीआईपी। तो यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में आपका वीआईपी आ रहा है, यानी कि आपका डिजायर सैंपल आ रहा है, इस बात को याद रख लेना। तो बस यही आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। आई होप गाइस मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ, यानी कि आपके समझ में भी आया होगा, ठीक है ना, और आपको मजा भी आया होगा। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो बिफोर द टीएलसी परफॉर्मेंस, यानी कि जो हम आपके टीएलसी परफॉर्मेंस यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बनाते हैं, उससे पहले हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी प्लेट बना करके रेडी करते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद क्या काम करते हैं, हम चैम्बर में जो है उसको रखते हैं सैचुरेटेड वगैरह, यानी कि सॉरी, हम जो आपका जो सॉल्वेंट रखा हुआ है चैम्बर के अंदर, उसको हम जो है सैचुरेटेड वगैरह करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम आपका आपका क्या काम करते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉर्मल सी भाषा है, लैंग्वेज है, आपकी समझ में ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, सारी चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। द मूवमेंट अकर्स इन सच ए वे दैट द component with a have a higher affinity to the stationary phase move slowly while the other component travel fast। यानी कि जो आपका स्टेशनरी फेज से जिसकी एफिनिटी अच्छी रहेगी, जिसकी एफिनिटी अच्छी रहेगी, वो आपका लो, याद रख लेना, लो लो मूवमेंट करेगा, यानी कि स्लोली मूवमेंट करेगा। और ये जो स्लोली मूवमेंट करेगा ये आपका पोलर नेचर का होने वाला है, जबकि जो आपका नॉन पोलर नेचर का होगा वो आपकी फास्ट मूवमेंट करेगा, वो आपकी फास्ट मूवमेंट करेगा। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना, आप इसको पढ़ सकते हो। चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। Thin layer chromatography is a chromatography techniques that separates component in non-volatile mixture. It is performed on a TLC plate made up of non-reactive solid coated with a thin layer of adsorbent material. This is called stationary phase। यानी कि जो आपकी एडजॉर्बेंट प्रेजेंट होता है वो स्टेशनरी फेज पर होता है। द सैंपल इज डिपोजिट ऑन द प्लेट विच इज इल्यूटेड विद ए सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर नोन एज मोबाइल फेज। यानी कि जो आपका सॉल्वेंट होता है वो आपका क्या होता है, मोबाइल फेज की तरह काम करता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? एंड जो सॉलिड स्टेशनरी फेज है वो यहाँ पर क्या है, याद रख लेना, यहाँ पर हम थिन लेयर बना रहे हैं सिलिका जेल से, ठीक है ना। दिस सॉल्वेंट देन मूव्स अप द प्लेट बाय कैपिलरी एक्शन। यहाँ पर आपको कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा। एज विद ऑल क्रोमेटोग्राफी सम कंपाउंड्स आर मोर अट्रैक्ट टू द मोबाइल फेज वाइल अदर आर अट्रैक्ट टू द स्टेशनरी फेज। सैंपल के अंदर कुछ मिक्सचर ऐसा होगा जो कि मोबाइल फेज की तरफ अट्रैक्ट होगा, कुछ मिक्सचर ऐसा होगा जो कि आपका स्टेशनरी फेज की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है ना। देयरफॉर डिफरेंट कंपाउंड्स मूव्स अप द टीएलसी प्लेट एट डिफरेंट स्पीड एंड बिकम सेपरेटेड। जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी मूवमेंट की है, जो ट्रैवलिंग है सोल्यूट के द्वारा, वो आपकी जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी मूवमेंट हुई है ये आपका या तो कलर शो करे, ठीक है ना, या तो आपका कलर शो करे, जिस कलर को देख करके हम बता सकते हैं कि भाई साहब ये इस कलर का है, तो ये हमारा सैंपल हो सकता है।
ठीक है ना। सैंपल हमारा ये हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जो हमको कलर में ही चमकता है ना, वो हमको विजुअलाइट लाइट चमकती है, ठीक है ना, यानी हमको वी आर लाइट ही चमकती है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो कि हमको नहीं चमक पाता, जैसे कि यूवी लाइट है। यूवी लाइट हमको नहीं चमक पाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि टू विजुअलाइज कलरलेस कंपाउंड द प्लेट इज व्यू अंडर यूवी लाइट और इज स्टेन, या तो आपका जो है स्टेनिंग कराई जाती है उसकी, ठीक है ना, या फिर आपको जो है यूवी लाइट के प्रेजेंस में वो देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी भी जाती है। विजुअलाइजेशन मेथड कैसे होता है, यानी कि आपने मान लो यहाँ पर एक प्लेट बनाई थी, इस प्लेट को बनाने पे आपने इस पे टीएलसी रन करवाई, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई कलर नजर नहीं आया, ठीक है ना। अगर कलर नजर आ जाता है, मान लो ये आपकी टीएलसी प्लेट है, यहाँ पर आपको जो है कलर नजर आ जाता है, एक ग्रीन आ रहा है, एक बैंड आपको ग्रीन का मिल रहा है, दूसरा आपको ब्लू मिल गया, तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते थे, इनको पहचान सकते थे। लेकिन कंडीशन अब ये है कि भाई साहब आपको जो है यहाँ पर कलर ही नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, तो आप भाई साहब यूवी विजुअलाइजेशन कर सकते हो, यानी कि फ्लोरेसेंस का यूज करोगे, जैसे कि आपका पॉलीफिनोल। ये पॉलीफिनोल क्या काम करते हैं, यूवी लाइट की प्रेजेंस में आपको ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि आपको जो है ग्रीन कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ग्रीन स्पॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी आरएफ वैल्यू निकाल करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कंपाउंड हमारा वो है, ठीक है ना। या फिर आप एसिड ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी कि टीएलसी परफॉर्म करने के बाद इस प्लेट को आप एसिड में रखोगे, रखने के बाद उसको फिर निकालोगे, एयर ड्राई करोगे, फिर उसको हॉट प्लेट पर ले जाओगे जहां पर वो आपकी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगी, तब आपको ब्राउन कलर के स्पॉट्स नजर आएंगे। इन ब्राउन कलर के स्पॉट्स को आप जो है आरएफ वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो ये आपकी एक स्लाइड है, इस स्लाइड पे आपको यहाँ पर भी ब्राउन है, यहाँ पर भी ब्राउन है, यहाँ पर भी ब्राउन है, तो अब आप इन पे क्या करोगे, इनकी आरएफ वैल्यू निकाल लोगे, इन सभी की आप अपना आरएफ वैल्यू निकाल लोगे, एंड इसको जो है रेफरेंस रीडिंग से मैच करके पता लगा सकते हो कि कौन सा आपका कंपाउंड है। इसी प्रकार से आपका वैलिनिन स्टेन होता है, ये आपकी एक स्टेनिंग प्रोसेस है, जिसमें आप एल्डिहाइड अल्कोहल कीटोन्स वगैरह को आइडेंटिफाई करते हो, सेपरेट करते हो। इसके साथ साथ निनहाइड्रीन ट्रीटमेंट होता है, निनहाइड्रीन टेस्ट भी बोल देते हैं, ये आपका अमीनो एसिड के लिए किया जाता है। फेरिक क्लोराइड है जो कि आपका फिनोलिक्स कंपाउंड एंड टैनिन के लिए किया जाता है। आपकी ड्रेजेंड्रोफ रिएजेंट होता है जो कि आपका एल्कलॉइड्स के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड है जो कि आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली क्या क्या याद रखना है, एक तो निनहाइड्रीन टेस्ट याद रखना है, फेरिक क्लोराइड याद रखना है, इसी के साथ साथ आपको गाइस यहाँ पर 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड याद रखना है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पर अपना आप जो है विजुलाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपका स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज में आपकी टीएलसी प्लेट आती है, जो मोबाइल फेज है उसमें आपका ये सॉल्वेंट आता है, ये आपका सॉल्वेंट आता है। यहाँ पर आप सॉल्वेंट के अंदर डिप करोगे, ठीक है ना, इन्होंने ये लाइन नीचे दिखा रखी है, ये लाइन आपकी ऊपर होती है, एंड बीच में आपका यहाँ पर सैंपल रखा जाता है। सैंपल आपका क्या काम होता है कि जो मोबाइल फेज होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ता जाता है, एंड यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर मिलते चले जाते हैं। तो कलर के बेस पे आप कह सकते हो कि भाई साहब कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है, कंपाउंड सी है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर मिल रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे ऊपर देखोगे, सबसे ऊपर आपका सोलवेंट है, यानी कि सबसे ऊपर आपका सोलवेंट मिलेगा, फिर उसके बाद ही आपको अपने सोल्यूट मिलेंगे। एंड जो फॉर्मूला है आरएफ कैलकुलेट करने का, आरएफ बराबर जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट ऊपर रखोगे एंड सोलवेंट की मूवमेंट को आप नीचे रखोगे। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर दिखाया भी गया है, यहाँ पर देखने की कोशिश करो। सबसे नीचे ये आपका मोबाइल फेज यानी कि सोल्यूट है, फिर एक प्लेट को अप्लाई किया गया है, दो सैंपल यहाँ पर रखे गए, ये पेंसिल जो बना, ये आपकी जो लाइन खींचते हैं वो कच्ची पेंसिल से खींचते हैं। कच्ची पेंसिल से इसलिए खींचते हैं कि अगर हम यहाँ पर पेन का यूज करेंगे या फिर किसी दूसरी चीज का यूज करेंगे, तो भाई साहब जो हमारी आप एक प्रकार से कह सकते हो, वैसे यहाँ पर हम आपका गिलास की जो पेंसिल टाइप की आती है ना, उस गिलास की पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर हम पेन वगैरह का यूज करेंगे ना, तो पेन में आपकी इंक होती है तो प्रॉब्लम आ जाएगी।
अब यहाँ पर क्या काम करते हैं हम, जब हम इसको 5 मिनट के बाद एक चैम्बर में रखते हैं, चैम्बर में रखने के बाद हमको जो है इस प्रकार से आपका जो है डिफरेंशिएट मिल जाएगा। इसमें जब डिफरेंशिएट मिलेगा तो इसका हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि आपका कौन सा कंपोनेंट होता है। जो आपका आरएफ वैल्यू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के सॉरी आपका जो है सोल्यूट, सोल्यूट के थ्रू आपका जो है कितनी मात्रा में आपका ट्रैवल किया गया, एंड बटे डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट ने आपकी जो है कितने ट्रैवलिंग की, यानी कि जो आरएफ बराबर होता है, आरएफ बराबर आप बोल सकते हो ए अपॉन बी। ए यहाँ पर आपका जो है कंपोनेंट है, बी क्या है, बी यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है। ठीक है ना। तो ये थी गाइज आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कुछ इसकी एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि द क्वालिटेटिव, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वालिटेटिव बताता है, क्वांटिटेटिव नहीं बता सकता। ये आपको क्वांटिटेटिव नहीं बता सकता, क्वालिटेटिव बता सकता है। ये बता सकता है कि किसी मिक्सचर में 20 कंपाउंड है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है ना। यानी कि द क्वालिटेटिव टेस्टिंग ऑफ वेरियस मेडिसिन सच एज जो भी आपकी मेडिसिन होती है, जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह, ठीक है ना, तो उनके उनकी जो है क्वालिटी को पता करने के लिए। इसी के साथ साथ आपकी जो है इंडस्ट्री फार्मा में, यूरिन, आपका ब्लड वगैरह में, ये सारी चीजें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है इसकी एप्लीकेशन होती है। तो ये था आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दूसरा हम देखेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसका एग्जांपल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।